हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में आज से शुरुआत कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमने 6 यूनिट कंप्लीट कर ली है, यानी कि जो मुख्य यानी महत्वपूर्ण यूनिट थी जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों को समस्या आती है वो महत्वपूर्ण यूनिट थी। और एक यूनिट और है हमारी, यानी कि एक यूनिट का नाम है जैसे बीमा बैंकिंग वाली, जिसको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो भारत का भूगोल है वो अधिकांश अभ्यर्थियों को याद रहता है, फिर भी जिनको दोबारा अध्ययन करना है विस्तार से तो यहाँ पर अध्ययन मैं कराऊंगा। आपको आराम से अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 15 मार्च तक लगभग संपूर्ण कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपके कक्षा 6 से 10 तक की जो हमारा राजस्थान की जो बुक मैंने आपको ऐड कर रखी है उनको ज़रूर अध्ययन कीजिए। आप अध्ययन करने के साथ ही हम राजस्थान अध्ययन के वो नोट्स भी बना रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। साथ में ही मैंने ऐड भी कर रखे हैं। तो आज पहले इंडिया को देख लेते हैं, इंडिया को किस तरह से पढ़ेंगे। देखो, भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे तो पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। भारत का भूगोल का अध्ययन करने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी याद होना चाहिए भारत के मैप की, यानी कि भारत कितने अक्षांशों में है, कितने देशांतरों में है, किस तरह से इसकी भू आकृति को अपने विस्तार से देखेंगे। इसके भारत के अक्षांश और देशांतरों को देखने के बाद में इसकी स्थिति, यानी कि बहुत से क्वेश्चन भारत के भूगोल से बेसिक रूप से ही आपके आते हैं। यानी कि बेसिक रूप से अपन को देखना है कि भारत का भूगोल कहाँ है। पहले आप विश्व का नक्शा देखते हो तो विश्व के नक्शे में जैसे आपके ये मैंने पहले बता रखा है, आपकी गोलार्ध है, ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर वाला भूभाग पूर्वी गोलार्ध है, इधर वाला भूभाग आपके पश्चिमी गोलार्ध है। इसी तरह आपका ये विश्व रेखा है 0 डिग्री वाली, इसकी ऊपर वाला भाग आपके उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे वाला भाग आपके दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत यहाँ पर है, तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ, यानी कि विश्व के नक्शे में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ। ये आपके पहला क्वेश्चन आपके ये आता है। दूसरी बात, भारत के यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो भारत के कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है बीचों बीच में से 8 राज्यों से, जिनको विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह से आपको भारत के भूगोल में ये कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है। साथ में भारत का स्थान कौन सा है विश्व के संदर्भ में, जैसे एक तो आएगा आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, जैसे आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो दूसरा स्थान है। इस तरह से बेसिक जानकारियों का आप अध्ययन करेंगे। तो पहले अध्ययन करते हैं कि किस तरह से, यानी कि भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आपके यहाँ से भारत का ऊपरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है, तो एक कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है भारत। इसी तरह यहाँ से लेकर जैसे ये वाले देशांतर होते हैं, ये वाले देशांतर, तो भारत का जो पूर्वी यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है, तो कितने देशांतर के मध्य फैला हुआ है। और अक्षांशों की बात करें तो भारत कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, इसका पूरा अध्ययन करेंगे मैप की सहायता से। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत का नक्शा देखिए, अगर भारत का नक्शा देखते हो तो पहले आपको भारत के पूरे नक्शे पे जो जितने मैप जितना, इन पूरे राज्यों का आपको नाम याद होना चाहिए, कौन से राज्य क्या राजधानी है। यानी कि नक्शा आपको पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट याद होना चाहिए कि भारत के नक्शे में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके जैसे देखेंगे आपके सबसे उत्तरी भाग यानी उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है, सबसे दक्षिणी अक्षांश यहाँ पर है आपके, और सबसे पश्चिमी देशांतर यहाँ पर है, और सबसे पूर्वी देशांतर यहाँ पर आपके। तो इनका कितना कितना विस्तार है देखना है। जैसे आपके सबसे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश माना जाता है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, और इसे इधर आपके माना जाता है सबसे दक्षिणी अक्षांश आपके माना जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। इसी तरह आपके जो सबसे पश्चिमी जो देशांतर माना जाता है वो माना जाता है 8 डिग्री 7 मिनट, और सबसे सबसे पूर्वी देशांतर माना जाता है आपके 97 डिग्री 25 मिनट। अब कैसे याद करोगे? जैसे 8 आ गया आपके 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, ये तो भारत का अक्षांश विस्तार है। ठीक है, अक्षांश विस्तार, ठीक है, ये वाला। इसी तरह आपका देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक का आपका अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे याद करोगे? जैसे 8 से 8 मिल रहा है, 7 से 7 मिल रहा है, इस तरह से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। जिस तरह से अक्षांश में 8 है और इसमें पीछे 7 है, उसी तरह देशांतर में पीछे 8 है पीछे 7 है, दोनों को आपको इस तरह से मिलान कर लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 68 की जगह आप वहाँ उत्तर 69 आएगा तो आप 69 को गलत कर दोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि 68 में अक्षांश में 8 है तो देशांतर में 8 रहेगा, जो उधर 7 है तो इसमें 7 रहेगा। इस तरह से आप इसको अक्षांश देशांतर को आप आराम से याद कर सकते हो। भारत की बात करें, आपको लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखनी है। जैसे आपका भारत का कुल क्षेत्रफल जितना पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है,
तो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 263, यानी कि 32,87,000 किलोमीटर पर भारत फैला हुआ है, 32,87,000। तो इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे भारत की इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी कुल चौड़ाई कितनी है। जैसे बात करें तो भारत का सबसे ऊपर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। पहले आपके ये जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब आपके पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य को क्या बताओगे, तो ये राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, न कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य यहाँ पर गुजरात है, और सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पे आपकी अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह से आपको राज्य याद रखने। उत्तर पूर्व बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन में आप भी कंफ्यूज होंगे। अब इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो आपकी कुल लंबाई है, लंबाई की बात करें तो आपकी कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर आपकी कुल लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपके 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर आपकी कुल चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक ही यहाँ पर आपको कर्क रेखा गुजरी। कर्क रेखा को आप जानते हो, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा आपके दो भागों में बांटती है भारत को। इसी तरह आपके यहाँ से एक रेखा गुजरती है, प्रधान मध्यान्ह रेखा, जहाँ से भारत का यानी कि यहाँ पर इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद से आपकी प्रधान मध्यान्ह रेखा गुजरती है। प्रधान मध्यान्ह रेखा का मतलब है जहाँ से भारत का पूरा समय निर्धारित किया जाता है। उस देशांतर रेखा का नाम क्या है, 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री वाली प्रधान देशांतर रेखा मानी गई है, जहाँ से आपका समय निर्धारित किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ में आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आपके उत्तरी सीमा है, जो उत्तरी सीमा पर आपके क्या है, हिमालय प्रदेश है। तो आपको एक तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है। जैसे कर्क रेखा की बात करोगे तो कर्क रेखा आपके यहाँ से गुजरी है, तो ये गुजरात हो गया, आपकी राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद में आपकी ये मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश की इधर जाओगे तो ये रेखा यहाँ से गुजरी है आपकी इस तरह से, तो मध्य प्रदेश हो गया। तो आपके कुल 8 राज्य है, तो 8 राज्य के नाम मैं लिख देता हूँ, तो 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। सीधे आपको अगर मैप पर राज्य याद होंगे तो आपको मैंने पहले बता दिया कि 8 राज्य आपके कौन कौन से, तो 8 राज्य आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। जैसे आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान के यहाँ पर बांसवाड़ा से गुजर रही है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इस तरह से आपके 8 राज्यों से एक रेखा गुजर रही है। ठीक है, इसी तरह आपके विश्व में 7वां स्थान है, तो विश्व का 7वां स्थान है। तो भारत से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपने देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस के बाद में उसके बाद में कनाडा है, कनाडा देखते हो आप। इसके बाद में 3 वाला देश कौन सा है, आपके चीन है। इसके बाद में 4 वाला देश कौन सा है, आपके यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वां देश आपके ब्राज़ील है, कौन सा है, ब्राज़ील। और छठा देश कौन सा है, छठा देश ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया छठा देश है। और 7वें स्थान पर कौन सा है, तो भारत है। इस 6 देश में पहले क्रम से ध्यान रखना। जैसे रूस और चीन, यानी कि ऊना संख्या है 1-3, ये किस में है, ये एशिया महाद्वीप में है। और जो पूर्णांक संख्या है कौन सी, ये कनाडा और यूएसए 2-4, ये कहाँ पर है, आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो विश्व का महाद्वीप है, तो पहले तो क्या है, जैसे आप विश्व का महाद्वीप देखोगे, विश्व के महाद्वीप में आप देखोगे, जैसे आपका ये पूरा विश्व का महाद्वीप मैं बना देता हूँ एक सिंपल सा, उसमें आप आराम से ध्यान रखना। ये विश्व का जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में आप ध्यान रखोगे, तो इस महाद्वीप में आप ध्यान रखना कि ये यहाँ पर भारत है। इस भारत में आप ध्यान रखोगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये अफ्रीका ले देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ले देते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ कनाडा है, कनाडा, इधर यूएसए है, और इधर आपके रूस है, और इधर आपके चीन है। ठीक है, तो पहले कौन सा है, रूस है, फिर कौन सा है, कनाडा है, फिर कौन सा है, चीन है, फिर कौन सा है, यूएसए है। ठीक है, इस तरह से आप क्रम ध्यान रख सकते हो कि रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। इस तरह से आपको क्रम ध्यान रखना है कि विश्व के बड़े देश कौन कौन से, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है। चीन की सर्वाधिक जनसंख्या, उसके बाद में भारत की। भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है। 121 करोड़ जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ की जनसंख्या में भारत में विश्व के लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह आपके आगे बात करें तो आपकी जो ये जो मानव देशांतर रेखा है, तो ये आपकी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि जिस तरह से आपका कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसी तरह जो आपकी भारत की मानव देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, जहाँ से समय निर्धारित किया जाता है कि कितने राज्यों से गुजरती है,
तो ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? क्योंकि मैं आपके नक्शे के माध्यम से भारत का भूगोल का अध्ययन करा रहा हूँ स्पष्ट में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो 5 राज्यों से भारत की जो मध्याह्न रेखा है गुजरती है। आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से राज्यों से। तो एक तो उत्तर प्रदेश से, आपके उत्तर प्रदेश से गुजरती है। नंबर 2 आपके मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। नंबर 3 आपके छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बाद में आपके ये उड़ीसा से गुजरती है। उड़ीसा के बाद में आपके 5वां है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 राज्यों का नाम ध्यान रखना। तो आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा दोनों गुजरती है। तो ध्यान रखना कि आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं। आपके क्वेश्चन ये बनता है कि 2 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, मध्याह्न रेखाएं और कर्क रेखा, दोनों राज्य यहाँ से गुजरती हैं। इसी तरह आप आगे चलोगे तो इस नक्शे में देखो, जिनको राज्य याद नहीं है वो राज्य याद कर लीजिए एक बार। राज्य भी दे रखे इसमें कौन कौन से राज्य है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि भारत के जो पड़ोसी देश है कौन कौन से हैं। तो एक तो बात ये करते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। यानी कि कुल स्थलीय सीमा का मतलब ये है कि हम जलीय सीमा की बात नहीं कर रहे, हम कुल स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की यहाँ की कुल स्थलीय सीमा है। कुल स्थलीय सीमा है तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये वाली पूरी सीमा ये आपकी स्थलीय सीमा है। ये वाली पूरी सीमा ये जितनी है भारत की, इन यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी आपकी स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उनसे कौन कौन से देश टच करते हैं। जैसे आपके पाकिस्तान टच करता है। पाकिस्तान कितने राज्यों को टच करता है? जम्मू कश्मीर अब अलग बन गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, इस तरह से आपके 5 से टच करता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से, इस तरह से आपके 5 इनसे टच करता है। इधर आपके नेपाल है, इधर आपके भूटान है, इधर चीन है, आपके त्रिपुरा है, बांग्लादेश है, और आपके इधर ये म्यांमार है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये सीमा है, भारत और पाकिस्तान की जो मध्य सीमा है वो क्या कहलाती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी सीमा है वो क्या कहलाती है? तो आपकी रेड क्लिप रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिप रेखा कहलाती है। आपको ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा। इसी तरह भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के मध्य जो अरुणाचल प्रदेश में जो रेखा है वो कहलाती है मेकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? मेकमोहन रेखा। यानी कि भारत और चीन के बीच की रेखा कहलाती है मेकमोहन रेखा। इसी तरह आपके बांग्लादेश के जो मध्य जो रेखा है, बांग्लादेश के मध्य और भारत के मध्य जो रेखा है वो कौन सी रेखा कहलाती है? तो आपके ये 0 डिग्री रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 डिग्री रेखा कहलाती है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है। तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4,096 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम पूछ सकते हैं आपके, सबसे कम आपके अफगानिस्तान से लगती है। सबसे कम सीमा आपकी लगती है अफगानिस्तान से, लगभग 84 किलोमीटर सीमा आपके अफगानिस्तान से लगती है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह आपके यहाँ से पूछा जाएगा, आपकी स्थलीय सीमा होगी 15,200 किलोमीटर। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि तटीय सीमा किन किन यहाँ से लेकर तटीय सीमा की लंबाई कितनी यहाँ तक। ये आपकी पूरा समुद्र है, समुद्र के साथ सीमा लगने वाले भाग को तटीय सीमा कहते हैं। इस भाग को जो पश्चिम दिशा में है तो इसको पश्चिम तट भी कहते हैं, और ये वाला भाग आपकी इधर वाला भाग है आपके पूर्व तट भी कहलाता है। दोनों तट आपस में जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर है जहाँ पर दोनों तट आपस में मिलते हैं। तो ये पूर्व तट ये पश्चिमी तट हो गया आपका, ये पूर्वी तट हो गया। तो पश्चिमी तट को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाटी बोलते हैं। इसके पूर्वी तट को हम पूर्वी घाटी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी तट की? तो आपको ध्यान रखना है 6,000 7,000 यानी कि कुल तटीय सीमा कितनी आपके टोटल आप बात करोगे तो जिसमें से आप जो आपके यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, आपके ये लक्षद्वीप समूह भी है, तो इनकी भी तटीय सीमा है। तो इन सबकी पूरी मिलाकर यानी कि इनकी सबकी मिलाकर कुल तटीय सीमा कितनी है? तो लगभग आपके 7,516 किलोमीटर आएंगे, लगभग 6 पॉइंट में आती है। तो 7,516 किलोमीटर आपकी कुल तटीय सीमा है। लेकिन आप मुख्य भूमि की, भारत के मुख्य भूमि की इसकी तटीय सीमा की बात करोगे, इन दोनों की हटा दोगे क्योंकि मुख्य भूमि से दूर है, भारत की मुख्य भूमि से दूर है, तो इन दोनों के हटा दोगे। तो इनमें से हटाने के बाद में कुल मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? तो आप कितनी बताओगे? लगभग आप 6100 किलोमीटर बताओगे। कितनी? 6100 किलोमीटर मुख्य भाग की कुल तटीय सीमा है। अगर आपके कुल पूछे तो कुल टोटल कितनी है? तो 7,516, और आपके मुख्य भाग की पूछे तटीय सीमा तो आपके लगभग 6100 किलोमीटर आपकी कुल तटीय सीमा है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की? तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? तो पहले आप देखिए कितने राज्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके कितने राज्य इससे जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। गुजरात जुड़ा हुआ है 1, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपके राज्य जुड़े हुए हैं। इन राज्यों में से आप गिनोगे तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, यानी कि कितने राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 है, ये 2 है, 3 का 4। देखिए आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रायद्वीप कैसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इधर आपके अरब सागर है, इधर बंगाली खाड़ी है, इधर क्या है आपकी हिंद महासागर है। तो ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप कहते हैं। जैसे आपके द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो आपके किससे घिरा हुआ है, आपके पानी से घिरा हुआ है। इस तरह से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तर में सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा, तो गुजरात है। गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई इसकी। तो आप सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, तो सबसे कम तटीय सीमा आपके गोवा की। तरह से आप ध्यान रख सकते हो। आगे क्रम में आ सकता है सबसे ज़्यादा गुजरात की, उसके बाद में आपकी आती है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद में आते हैं आपके तमिलनाडु के। तो क्रम ध्यान रखना है कि पहले गुजरात है, गुजरात के बाद में फिर आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में आपके तमिलनाडु है। यानी कि जो आपने पढ़ रखा है वही आएगा एग्जाम, और कुछ नहीं आएगा, बस आप पढ़ते जाइए। पढ़ने के बाद में जो आपने पढ़ा है वही आपके आता जाएगा। बस आपको नक्शा ध्यान होना चाहिए कौन कौन सा नक्शा है। इसके बाद में आपको इतनी जानकारी तो याद होगी, वो विषय जो आपकी जानकारी बच रही है उनको सबको हम कराते जाएंगे। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो पहले हमें भारत के भौगोलिक भूभाग को देख लेना चाहिए। भारत का भौगोलिक भूभाग, भारत के भौगोलिक भूभाग की बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक भूभाग की जहाँ समझ में नहीं आए तो आप फिर बाद में पूछ लिया करो। भारत के भौगोलिक भूभाग, भौगोलिक भूभाग, भारत के भूभाग की बात करें तो भारत के भौगोलिक भूभाग को अलग अलग भागों में बांटा गया है। किसी किताब में आपके 5 दे रखा है, किसी किताब में आपके 7 दे रखा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है हमारे कौन सी बुक में क्या दे रखा है। लेकिन हमें अध्ययन करना है कि भारत के भौगोलिक भूभाग कौन कौन से हैं। तो बात करें तो भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे पर अलग अलग भूभाग है। जैसे आपके सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वतमाला है। जैसे कहा जाता है प्राचीन काल में कहा गया था कि प्राचीन काल में जो महाद्वीप पूरा पृथ्वी थी, पृथ्वी पूरे आपस में एक स्थल खंड में इस तरह से जुड़ी हुई थी, पूरी पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई थी। और इस पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल महासागर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपस में पूरे महाद्वीप जुड़े हुए थे उसको पेंजिया कहा गया था, पेंजिया। और जो आपस में जो पूरे जो जल वाला भाग था, आपस में जो पूरा महासागर एक ही महासागर था, पूरे महासागर को मिलाकर एक ही महासागर था, तो इसको पेंतलासा कहा था विवेकानंद महोदय ने। ठीक है, बाद में विभिन्न कारणों से बाद में लाखों करोड़ों से बाद में पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। यहाँ से 2 भागों में विभाजन हो गया तो ऊपर वाला भाग आपके अंगारालैंड बना, अंगारालैंड। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग आपके अंगारालैंड कहलाया और नीचे वाला भाग आपके गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बाद में यहाँ पर एक जो भाग विभाजन हो गया तो पानी यहाँ पर भर गया। पानी बनने से यहाँ पर एक सागर की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है टेटिस सागर, टेटिस सागर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय पर्वतमाला है, पहला भूभाग आप पढ़ेंगे भौगोलिक विभाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में बता रहा हूँ कि जिस टेटिस महासागर में जो यहाँ पर पर्वत जो थे तो नदियाँ निकलती थी, नदियाँ आपस में इस टेटिस महासागर में बहती अवसाद लाए। तो अवसाद धीरे धीरे टेटिस महासागर में भर गए। भरने से बाद में इसमें एक अवसादों का निर्माण हुआ। बाद में इस हिमालय पर्वतमाला का निर्माण यानी कि हुआ, यानी कि इधर जो आपके एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप के आपके ऊपर यूरोप महाद्वीप है, यूरोप और नीचे आपके एशिया महाद्वीप है। तो ये आपकी जो प्लेटें हैं यानी कि आपकी पृथ्वी के नीचे प्लेटें काम करती है, जिससे आपको भूकंप आता है ना। तो भूकंप क्यों आता है, क्योंकि जब प्लेटों में जो पृथ्वी है जो प्लेटों पर घूम रही है, तो प्लेटों पर घूम रही है तो प्लेटों में थोड़ा बहुत जो हलचल होती है, तो हलचल के कारण हमें कंपन का अनुभव होता है, जिस कारण हम भूकंप की अनुभव करते हैं। स्पीड थोड़ी तेज़ी रखूंगा क्योंकि स्पीड तेज़ रखेंगे तभी अपना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा अच्छे से। बिल्कुल, अगर फिर भी आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो फिर हमें बता देना। ठीक है, हम कम कर देंगे। लेकिन ये है कि स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा मैटर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ेंगे, तो स्पीड ज़्यादा ही रहेगी। अगर हम कम करना है तो कम कर देंगे। अगले वीडियो में आप बता देना कि स्पीड कम करनी है कि ऐसी रहेगी। तो आपके जो यूरोप महाद्वीप पर एशिया महाद्वीप है, तो ये यूरोप महाद्वीप जिस प्लेट पर है उसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट। और एशिया महाद्वीप जिस प्लेट पर उपलब्ध है उसको बोलते हैं भारतीय प्लेट या एशिया प्लेट भी बोल सकते हैं। तो जो जैसे आपकी यूरोपियन प्लेट ये है, अब भारतीय प्लेट ये है, तो दोनों आपस में जिससे टकराई ये प्लेट इस तरह दोनों आपस में सरकती गई, तो आपस में टकराने से यहाँ टकराए तो टकराने से ऊपर वाला भाग ऊपर उठ गया, ये भाग टकराने से ऊपर उठ गया। उठने से क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। अगर मान लीजिए ये प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, 2 प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करेगी, तो फिर यहाँ पर खाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, खाई यानी गर्त बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ टकराएगी तो यहाँ का भाग ऊपर उठ जाएगा जिससे पर्वत बनेगा। अगर ये विपरीत दिशा में गमन करेगी तो यहाँ पर फिर खाई यानी कि महासागर बन जाएंगे। इस तरह से आप ध्यान रखना है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था।
ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। इसको आपको नवीन वलित पर्वतमाला भी कह सकते हैं, वलित, इधर देता हूँ मैं, नवीन वलित पर्वत, ठीक है, नवीन वलित पर्वत भी कह सकते हैं इसको ट्रसरी पर्वत तंत्र भी कह सकते हैं, ट्रसरी पर्वत तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रसरी उसमें भी हुआ था नवीन वलित पर्वत। अब प्राचीन पर्वत की बात करें तो आपके अरावली पर्वत आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को आपको बता देता हूँ कहाँ पर हिमालय पर्वतमाला, एक मान ये देखिए, ये भारत का हिमालय पर्वतमाला है, जो भारत के ऊपर वाले भाग में, ये आपको पूरा निशान दिए हुए हैं, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपकी हिमालय पर्वतमाला है। इसी हिमालय पर्वतमाला को आप विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र भी मान सकते हैं, सबसे ऊंचा ये है। तो इस हिमालय पर्वतमाला को अलग अलग अनेक भागों में बांटा गया है। तो इसको देखिए कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। देखिए, आपकी बात करेंगे तो हिमालय पर्वतमाला को मैं, आप इस नक्शे में देख लिया होगा, तो नक्शे में देखने के बाद में फिर मैं आपको एक बार लिख बता देता हूँ समझा के, फिर उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला को किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है। चलो देखिए, ठीक है, देख लिया आपने। हिमालय पर्वत, पहला भौगोलिक तंत्र हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे तो हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से अलग अलग भागों में बांटा गया। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय का से अलग भाग है, जो आपके इससे आपको बोल सकते हैं हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय को। ये मुख्य रूप से आपके जम्मू और तिब्बत में विस्तार है इसका, जम्मू और आपके तिब्बत में इसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है तिब्बत का पठार है, सबसे ऊंचा पठार आपके पामीर का पठार है, जम्मू में और तिब्बत में इसका विस्तार है, इसको ध्यान रखना। ये मुख्य हिमालय के जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय क्या है, जो भारत का जो मतलब जो विश्व का जो सबसे बड़ा हिमालय पर्वतमाला है, तो ट्रांस हिमालय ये मुख्य हिमालय उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, तो जैसे आपके ये पर्वत है, तो इस पर्वत में जैसे आपके इधर से बादल आ रहे हैं, बादल आने के बाद में जैसे आपकी वर्षा वाले बादल आ रहे हैं, आने के बाद में इस पर्वतों से टकराने के बाद में बादल इधर आते हैं, तो इधर वर्षा टकराने के कारण ये बादल अपनी अधिकांश वर्षा यहाँ पर ही कर देते हैं, ठीक है ना। टकराने के कारण बादल यहाँ पर टकराने के कारण, इस भाग में टकराने के कारण यहाँ पर अधिकांश वर्षा कर देते हैं, और जब ये इन पर्वतों को पार नहीं करने के कारण इधर वाले भाग में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस वाले भाग में जहाँ पर वर्षा नहीं होती उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे आपके बताऊंगा, जैसे आपकी जो भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में आपके इधर वाला जो आपके पश्चिमी घाट है, तो आपके जो मानसून आता है, तो मानसून जैसे आपके अरब सागर का मानसून आता है, तो आपके पश्चिमी घाट पर इधर टकराने के कारण इधर वाले भाग में तो बहुत वर्षा होती है, लेकिन इधर वाले भाग में आपके वर्षा नहीं होती, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। इसी तरह आपकी हिमालय, तो हिमालय के जो भाग है, तो ट्रांस हिमालय आपके हिमालय के जो मुख्य हिमालय है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिस कारण इस हिमालय में शुष्क परिस्थितियाँ मिलती हैं, इसमें मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है। इस हिमालय के 3 भाग कर सकते हैं, ट्रांस हिमालय के 3 भाग बता सकते हैं कौन कौन से। नंबर 1 कराकोरम, नंबर 2 बता सकते हैं आपके लद्दाख, तीसरा जास्कर, ठीक है। इस ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अब देखिए किस तरह से हम अध्ययन करेंगे। तो कराकोरम कहाँ पर है, देखिए कराकोरम। अब कराकोरम को किस तरह से अध्ययन करेंगे। कराकोरम की बात करें तो कराकोरम आपकी बात करें तो ये विश्व की यानी कि इसकी ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी है, सबसे लंबी ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी व उच्च श्रेणी है। उच्च आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, उच्च श्रेणी है। और इस कराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टीन, ठीक है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये गोडविन आस्टीन की जो ऊंचाई है वो लगभग 8,611 किलोमीटर है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी है, गोडविन आस्टीन। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गोडविन आस्टीन है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में यानी कि मुख्य रूप से भारत में सम्मिलित यानी कि आप, क्योंकि ट्रांस हिमालय विवाद चलता है गोडविन आस्टीन के, तो कंचनजंगा भी आपके ऑप्शन में आता है। कंचनजंगा भी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो गोडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
इसी काराकोरम जो कार्यक्रम का जो भाग है, इस ट्रांस हिमालय का पहला भाग है काराकोरम। इस काराकोरम में आपको कुछ और ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें बहुत से हिमनद हैं। इन हिमनदों में आपको एक हिमनद ध्यान रखना है, सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद भी मान सकते हैं, सियाचिन हिमनद। ये सियाचिन हिमनद चीन और भारत के मध्य है। तो इसमें से यानी कि पाकिस्तान और यहाँ पर हमेशा सैनिक रहते हैं। तो इस हिमनद सियाचिन हिमनद में ये न है, तो न से ध्यान रखना है। इसमें ही एक घाटी है, नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस नुब्रा घाटी से क्या होता है कि जो नुब्रा है, नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है। इस नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं नुब्रा नदी। क्या बोलते हैं? नुब्रा नदी। जो नुब्रा नदी आगे आकर किसकी सहायक नदी बनती है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी बनती है नुब्रा नदी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी। कहाँ से निकलती है? सियाचिन हिमनद से निकलती है। आपको चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरी की बात करते हैं लद्दाख की, फिर बात करते हैं जास्कर की। जैसे किस याद करोगे आप? आपको अगर जास्कर याद कर लिया तो जास्कर से आपको तीनों याद कर सकते हैं। जैसे जास्कर में र है तो र से क्या बन गया? ल, ठीक है, ये, ठीक है। क है, पे क्या है? क। इस तरह से पीछे वाला शब्द ले लेना, नीचे वाला का पीछे वाला शब्द से र कर र, ख से ख, इस तरह से आप बन सकते हैं। जैसे जास्कर, जास्कर लिखा, जास्कर ईद लिखा तो जास्कर में र है तो र से क्या बना? लद्दाख। क्या बना? लद्दाख। फिर लद्दाख में पास क के है तो कैसे? कराकोरम, कराकोरम। इस तरह से आप क्रम ध्यान रखना कि पहले जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर कराकोरम आएगा। इस तरह से आप क्रम ध्यान रख सकते हैं। तो दूसरी की बात करते हैं लद्दाख की, ठीक है। लद्दाख सैन्य की दूसरी सैन्य है लद्दाख सैन्य। लद्दाख सैन्य की बात करें तो ये तिब्बत में इसको लद्दाख सैन्य को तिब्बत में मुख्य रूप से कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? तिब्बत में। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, पर्वत के नाम से भी, ठीक है। इस तरह से इसी कैलाश पर्वत में तिब्बत में ही इसके दक्षिण में एक झील है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील इसी श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और जो आपकी इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रेणी की, तो आपको ध्यान रखना है रकापोसी। रकापोसी इस लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी श्रृंखला की बात करें तो जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। यह ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी। सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? कराकोरम। मध्य की लद्दाख। और सबसे दक्षिणी कौन सी है? तो जस्कार सबसे ये है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आपकी बात करें तो आपके पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी है वो किन श्रेणियों के मध्य है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी घाटी है? तो सिंधु घाटी है, ठीक है। सिंधु घाटी श्रेणी किसके मध्य मिलती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य मिलती है। आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके लद्दाख पठार भी आएगा। आपके लद्दाख पठार, जिस पठार को जो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, यानी कि जो लद्दाख का पठार है कहाँ पर है? तो आपके जो कराकोरम, जैसे आपके कराकोरम हो गई सबसे उत्तर, फिर होगी आपके लद्दाख। कौन सी होगी? लद्दाख। फिर आपकी होगी जास्कर, ठीक है। ये तीन से ना होगी ट्रांस हिमालय की। तो इन दोनों के बीच में तो मिलती है आपकी सिंधु घाटी। कौन सी? सिंधु घाटी, ठीक है। और आपकी कराकोरम और लद्दाख के बीच में क्या मिलता है? आपके लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ध्यान रखना है आपको उन चीज़ों को, ठीक है। इसको ठंडे मरुस्थल में शामिल होता है। अभी ये हमने ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। अब ट्रांस हिमालय को जैसे आपको बताता हूँ कहाँ पर है ट्रांस हिमालय। ये वाला भाग, ये देखिए, ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो आपके ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये वाला भाग आपके ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब यहाँ से लेकर आपके इधर वाला पूरा भाग है, ये आपके मुख्य हिमालय, ठीक है। पहले श्रेणी होगी जास्कर, उसके बाद में लद्दाख, फिर कराकोरम। इस तरह से आपको ये वाला श्रेणी हिमालय की हमने पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं मुख्य हिमालय, ठीक है। अब मुख्य हिमालय की देखना, मुख्य हिमालय कैसे देखोगे आप? मुख्य हिमालय देखिए, मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। भारत की जो पहला भाग पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वतमाला, तो दूसरे जो भाग है बी भाग, पहला भाग पढ़ लिया आपने ट्रांस हिमालय, बी भाग है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की बात करें तो मुख्य हिमालय ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है।
दक्षिण में है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि इसकी सीमा यानी कि ये भाग पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्वी तक, यानी जो आपकी ट्रांस हिमालय का विस्तार है ये पश्चिम में जो आपकी सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी तक का भाग तक ये फैली हुई है, आपको ध्यान रखना है। साथ में मैंने आपके समकालीन भारत का भूगोल कक्षा 9 की जो बुक है वो आपके कोर्स में ऐड कर रखी सब सबके, तो उसका भी जरूर अध्ययन कीजिए क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल भाषा में है। उसमें जो दे रखा है हो सकता है उसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके बैठ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके जो आपको ध्यान रखना है कि इसी हिमालय पर्वतमाला, इसी जो मुख्य हिमालय, इस मुख्य हिमालय में आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है। ठीक है, इस हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ हैं, 3 श्रेणियों में पढ़ेंगे हम आराम से। 3 श्रेणियों की बात करेंगे। नंबर 1 है आपके ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। इसके भाग गए हैं मुख्य हिमालय के, एक तो है मान हिमालय की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका ध्यान रखना कि ये पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा चोटी के मध्य स्थित है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई बात करें तो आपके मान हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसी हिमालय की मिलती है। मान हिमालय की लगभग 6100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मिलती है, और इसकी जो लंबाई मिलती है कुल इसकी तो ऊंचाई लगभग जो मिलती है औसत ऊंचाई 6100 मीटर मिलती है। यहाँ कुछ चीज़ें आपकी गलत हो जाए तो सॉरी बता देना मुझे, कोई कुछ चीज़ें बोलने में मिस्टेक हो सकती है। तो 6100 मीटर मिलती है, यानी कि 1000 मीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो लगभग इसकी मान सकते हैं कि 6 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी लंबाई की बात करें, इस मान हिमालय की लंबाई की बात करें लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में ये मान हिमालय फैला हुआ है। ये मान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है कि इस मान हिमालय पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिस कारण इसको हिमाद्री भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय मिलती है। सबसे ऊंची चोटियाँ भी इसमें मिलती है, जैसे माउंट एवरेस्ट भी इसी में है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, आपको ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट उसी में। साथ में यहाँ से ही इस श्रेणी की जो मुख्य हिमनद है, जैसे आपके गंगोत्री हो गया, आपके यमुनोत्री हो गया या सतोपंथ हो गया या पिंडारी मान लीजिए, मिलान हिमनद मान लीजिए, ये सब हिमनद इसी में है, ये आपको ध्यान रखते हैं। साथ में इसमें ही इस मान हिमालय में अनेक दर्रे भी मिलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से दर्रे मिलते हैं। जैसे इस मान हिमालय के कुछ दर्रे हैं, आपको ध्यान रखना है जैसे कौन कौन से दर्रे हैं मान हिमालय के। जैसे आपके दर्रे हैं जोजिला दर्रा, आपको ध्यान जोजिला दर्रा कहाँ से कहाँ तक इसमें ल आ रहा है, तो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में जम्मू में भी जा रहा है, तो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरा जो दर्रा इसमें मिलता है वो है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें ध्यान रखना है कि बुर्जिल दर्रा आपके श्रीनगर से ये गिलगिट को जोड़ता है, गिलगिट जम्मू कश्मीर में, दोनों भी ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह आपके शिव किला दर्रा कहाँ है, तो शिव किला दर्रा आपके ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। तो शिमला से सी है, शिमला में सी है, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस सी से ध्यान रखना सी से सतलज में भी क्या है स, तो शिव किला दर्रा का जो इस दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया, तो स से ध्यान रखना कि सतलज नदी के द्वारा इस दर्रे का निर्माण किया गया, सतलज नदी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत का मार्ग इसमें से गुजरता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके और भी है, जैसे लिपू लेक, जैसे आपके कुछ आएगा नाथुला दर्रा, लिपू लेक दर्रा, इसी तरह से लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा, नाथुला दर्रा, ये लिपू लेक दर्रा, जे लेपला दर्रा। जैसे आपके सिक्किम में ध्यान रखना, सिक्किम में 2 बार क है, जे लेपला दर्रा में भी 2 बार ल है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। सिक्किम में 2 बार क है, तो जे लेपला में 2 बार ल है, तो जे लेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। इसी तरह नाथुला दर्रा ये भी आपके सिक्किम में है। यहाँ से ही पहले नाथुला दर्रा से ही सिक्किम में है, जहाँ पर पहले भारत और चीन में व्यापार होता है, ये आपको ध्यान
रखना है। ठीक है, आपके जो लिपुर लेक दर्रा है इसको ध्यान रखना है। लिपुर लेक दर्रा इसमें से ये उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर है। तो इस दर्रे का उपयोग, लिपुर लेक दर्रा का उपयोग आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको मानसरोवर का द्वार भी कहते हैं। किसको? लिपुर लेक दर्रा को मानसरोवर का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, ये मानसरोवर का द्वार भी कहते हैं। अगर मेरी आवाज़ में कम आ रही हो तो बता देना, फिर मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ पर्याप्त मात्रा में आ रही है तो ठीक है। अब इसी तरह आपके जो नाथुला दर्रा है, तो इस नाथुला दर्रा में जो आपके चीन और भारत, तो भारत और चीन के मध्य सिक्किम में यहाँ पर नाथुला दर्रा था। ये 2006 से खोला गया था, उसके पहले बंद था। तो नाथुला दर्रा से पहले इसको रेशम मार्ग, यानी कि इसका मार्ग, यानी प्राचीन जो रेशम मार्ग था, प्राचीन रेशम मार्ग का उपयोग इस नाथुला दर्रे से किया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा भाग, यानी कि जो मुख्य हिमालय का अपने एक पढ़ लिया मान हिमालय यानी कि जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय में से हमने पहला पढ़ लिया इसका पहला भाग मान हिमालय पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? मान हिमालय में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा पढ़ते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय में क्या क्या देखना है, चलो देखते हैं आगे। मध्य हिमालय की बात करते हैं, फिर नक्शे में बता दूंगा आपको। दूसरा भाग है आपके मध्य हिमालय की बात करते हैं। तो मध्य हिमालय आपकी ये, यानी कि जो आपके, जैसे एक बार फिर लिख देता हूँ आपके, ये आपके मुख्य रूप से आपके ये हिमाचल, यानी कि जो आपके लघु श्रेणी में लिखा जाता है, ये महान हिमालय के दक्षिण में है। मान हिमालय का जो ऊपर है, तो महान हिमालय के दक्षिण में है। इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। जैसे आपके जो मान हिमालय को हिमाद्री भी कहते थे, तो इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, या फिर इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला भाग है। इसकी ऊंचाई अलग अलग मिलती है, जैसे 3000 से 4000 के बीच मिलती है। तो मध्य हिमालय को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर की बात करें, तो मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है, पीर पंजाल। ठीक है, और बात करें आपकी हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर कहा जाता है, धौलाधर इसको। ठीक है, इसी तरह आपकी उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में इसको मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, इसको मसूरी हिमालय भी कहा जाता है, मसूरी हिमालय, या फिर नागटिब्बा भी कहा जाता है, नागटिब्बा हिमालय। ठीक है, इसी तरह आपको नेपाल में इसको, इस हिमालय को क्या कहा जाता है, महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है, महाभारत श्रेणी या महाभारत हिमालय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके भूटान की बात करें, तो भूटान में इस हिमालय को ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लैक माउंटेन। तो आपसे आ सकता है कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, तो नेपाल में है। ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है, तो भूटान में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी हिमालय में कुछ दर्रे हैं जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 है जैसे बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा नहीं है, बनिहाल दर्रा को श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, महत्वपूर्ण दर्रा है बनिहाल दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। इससे NH1A भी गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह पीर पंजार दर्रा आपको ध्यान रखना है। पीर पंजार दर्रा ये कश्मीर को ये पाकिस्तान के POK अधिकृत जो कश्मीर है, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर और भारत की जो कश्मीर है, इन दोनों को जोड़ता है। कौन सा? पीर पंजार दर्रा में 2 बार प है, है ना, 2 बार प है। तो इसी तरह कश्मीर भी 2 बार है, एक तो पाक अधिकृत कश्मीर, एक भारत का स्वयं का कश्मीर। तो प में 2 बार प आ रहा है, तो कश्मीर में 2 बार क आ रहा है। तो पीर पंजार दर्रा आपको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। भारत का कश्मीर और पाकिस्तान द्वारा दिया गया कश्मीर, इस दर्रे के द्वारा होता है। ठीक है, इस दर्रे का उपयोग, यानी कि पीर पंजार दर्रे का उपयोग घुसपैठियों के द्वारा किया जाता है। घुसपैठिए इस दर्रे का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, पीर पंजार दर्रे को। ठीक है, अब आपके जो ये है, तो इस जो आपकी जो भाग है, इस भाग में आप देखना कि आपके इसमें से अनेक घाटें मिलती हैं, इनके बीच में अनेक घाटें मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी घाटें मिलती है। जैसे आपकी जो पीर पंजार और धौलाधर जो है, इन दोनों के बीच में एक घाटी मिलती है, इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। किन किन के मध्य है? तो पीर पंजार और धौलाधर के मध्य आपके कश्मीर घाटी है। है ना, प से पीर पंजार में 2 बार प है, तो कश्मीर घाटी, धौलाधर और पीर पंजार के मध्य कश्मीर घाटी है।
इसी तरह आपकी बात करें धौलाधर से और मसूरी के बीच में, धौलाधर से और मसूरी के बीच में कौन सी घाटी है, तो आपको ध्यान रखना है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। ठीक है, पहले क है, पहले पिक्कू है, क दोनों में ककार है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं कि जो आपकी मसूरी और महाभारत के बीच में, मसूरी और महाभारत के बीच में कौन सी घाटी है, तो आपको ध्यान रखना है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में महाभारत से नीचे पे ब्लैक माउंटेन के बीच में कौन सी घाटी है, तो आपको ध्यान रखना है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ठीक है, इस तरह से सब में क है तो क से आप ध्यान रख सकते हो, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, नेपाल घाटी। जिस तरह से कश्मीर जम्मू कश्मीर में तो पहला, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी उत्तराखंड में है, काठमांडू घाटी आपके नेपाल में, क्रम से है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, इस तरह से आपको क्रम ध्यान रखना है। जैसे आपके ये यहाँ पर देखोगे तो आपके मैं नक्शा बताता हूँ आपके, जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर ये वाला भाग है, तो आपके यहाँ पर कौन सी घाटी है, यहाँ पीर पंजाल है, आपके पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। इसके बाद में आपके हिमाचल प्रदेश में आओगे तो हिमाचल प्रदेश में क्या है बताओ, आपको पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या है, आपको बताया धौलाधर, धौलाधर। फिर नीचे चलो, धौलाधर के बाद में फिर आपके यहाँ क्या जाएगा, आपके उत्तराखंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी घाटी है, मसूरी घाटी। कौन सी है, मसूरी घाटी। अब ये वाला भाग जो आपकी ये वाला है, ये आपके नेपाल है। कौन सा है, नेपाल। तो नेपाल में एक घाटी है, उसका नाम क्या है बताइए, नेपाल वाली किसका नाम है, महाभारत, महाभारत। ठीक है, महाभारत। इसी तरह आपके क्रम से हैं आपके पूरी की पूरी घाट है। इसके बाद में आपके यहाँ पर ये भूटान है, यहाँ पर वाला भाग आपके भूटान। तो भूटान में कौन सी है, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, माउंटेन। तो इस तरह से आपके हैं। तो जैसे आपके इसमें आ गया आपके आपके जिस तरह से मैंने बताया था आपको क्रम, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कौन सी कश्मीर घाटी है, फिर कश्मीर धौलाधर से मसूरी के बीच में कौन सी घाटी है, तो आपके इस तरह से आपको पूरे नाम आपको ध्यान रखने हैं। कुल्लू घाटी है। फिर मसूरी से महाभारत के बीच में कौन सी घाटी है, तो कांगड़ा घाटी है। और महाभारत से ब्लैक माउंटेन के बीच में कौन सी घाटी है, तो ये कौन सी घाटी है, आपकी काठमांडू घाटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको इतना तो याद हो गया होगा। अब लास्ट है आपके मध्य हिमालय के बाद में आपके लास्ट हिमालय बचा है आपके शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय देखो थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, कहीं से भी कुछ आ सकता है, आप समझना। शिवालिक हिमालय की बात करेंगे तो ये मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है। मुख्य हिमालय की पहले श्रेणी होगी अपने मान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। इसको ध्यान रखना है कि इसकी जो दक्षिण की सीमा है, यानी कि आपकी पूछा जाएगा शिवालिक हिमालय की जो दक्षिण की सीमा, दक्षिण की जो सीमा है कौन सी रेखा बनाती है, तो दक्षिण की सीमा इसकी 500 मीटर, 500 मीटर समोच्च रेखा इसकी दक्षिण की सीमा बनाती है। इसको अलग अलग नामों से अलग अलग घाटों में जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण इसका ये नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो घाटियाँ हैं, इस घाटियाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसकी घाटियाँ हैं तो हिमालय का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम हिमालय का जो पश्चिम भाग है, तो वहाँ पर ये दून कहलाती है, क्या कहलाती है, दून। ठीक है, दून कहलाती है। और जो हिमालय का जो पूरी भाग है, हिमालय का जो पूरी भाग है, वहाँ इसकी घाटियाँ द्वार कहलाती है, द्वार। जैसे देहरादून, देहरादून। ठीक है, ये पश्चिम में है। जैसे हरिद्वार ये कहाँ है, पूरी में। तो शिवालिक हिमालय में है देहरादून, हरिद्वार। तो पूरी हिमालय में इसकी घाटियाँ दून खिलाती है, पूरी में इसकी द्वार खिलाती है, आपको ध्यान रखना है। और इन घाटियों में वर्तमान में द्वार दून घाटियों में वर्तमान में चावल की खेती होती है। ठीक है, इस आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिण में है ना, मानसून में बहुत सी धाराओं का निर्माण होता है। यानी कि क्या होता है कि जो शिवालिक हिमालय है, तो मानसून की जब वर्षा होती है, तो वर्षा होने के बाद में क्या होता है कि इसमें बहुत सी धाराएं बढ़ जाती हैं, धाराएं चलती है। उन धाराओं जो पानी की जो धाराएं चलती है, तो उस धाराओं को जो क्या कहते हैं, यानी कि स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चोस। क्या कहते हैं, चोस। चोस क्या है, तो आपको ध्यान आ जाएगा वहाँ पर चोस क्या है। तो चोस जो हिमाचल प्रदेश पंजाब में जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत की जो चलती है धाराएं, उसको क्या कहते हैं, चोस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके और भी अनेक हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। जैसे आपके उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं मिलाकर पूर्वांचल आपकी जो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए हिमाचल में ये तो आपके ट्रांस हिमालय हो गया। अब ट्रांस हिमालय के बाद में आपके ये वाला ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग आपके जो नामचा बरुआ से लेकर आपके यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक लेकर आपकी ये मुख्य हिमालय था। ठीक है, मान हिमालय था।
महान हिमालय के नीचे आपके फिर आपके लघु हिमालय आ गया। लघु हिमालय के नीचे आपके ये नीचे वाला भाग आपके क्या आ गया, लघु हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय, नीचे वाला भाग। तीन हिमालय के तीन भाग हो गए। अब लेकिन आपके ये पूर्व में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं पूरी पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? पूरी पहाड़ियाँ। ठीक है, इनको भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। पूरी पहाड़ियाँ कौन कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है। यानी कि जो आपके भारत का नक्शा है, एक बार निकालता हूँ, ये भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं पूरी पहाड़ियाँ। तो जैसे आपके यहाँ पर है, कौन सी है आपके पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद में पटकाई बूम के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश आपके ये है। इसके बाद में आपके नागालैंड आता है, नागालैंड में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसको बोलते हैं नागा पहाड़ियाँ, नागा हिल्स। ठीक है, उसके बाद में फिर मणिपुर है, तो मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ। इसके बाद में फिर नीचे आपकी है मिजोरम पहाड़ियाँ, मिजोरम। अगर आपको राज्य याद होंगे तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसकी तरफ फिर यहाँ पर त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा पहाड़ियाँ। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पटकाई बूम कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो पूरी हिमालय है, तो पूरी हिमालय को आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पूरी हिमालय है, जो पूरी हिमालय आपको हमने बताया जीविता वाला में, तो ये विश्व की जो 25 हॉटस्पॉट है, विश्व के जो 25 हॉटस्पॉट है, तो 25 हॉटस्पॉटों में भारत का जो दो मुख्य हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट है, एक पूरी हिमालय। तो ये जैव विविधता का दूसरा हॉटस्पॉट है, यानी सर्वाधिक यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। तो इसको उष्ण स्थल भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम अब हिमालय के जो, ये तो वर्गीकरण हो गया, लेकिन हिमालय को और भी भागों में बांटा गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। हिमालय का एक प्रादेशिक वर्गीकरण भी किया गया है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण भी किया गया है। देखिए, प्रादेशिक वर्गीकरण यानी कि इसका अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो है पंजाब हिमालय, एक बांटा गया है इसको कुमायूं हिमालय, एक बांटा गया है इसको नेपाल हिमालय, एक बांटा गया है इसको असम हिमालय। ठीक है, ये चार भागों में इसको बांटा गया है। पंजाब हिमालय है, ये आपके कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको ध्यान रखना, ये सिंधु से लेकर सतलज नदी तक है। ठीक है, और ये आपकी कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर कहाँ तक है बताइए? गंगा नदी तक है या काली नदी तक है? कहाँ तक है? काली नदी तक। ठीक है, इसकी तरह आपके नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय आपकी काली नदी से कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक है। और आपकी असम हिमालय, तो असम हिमालय कहाँ तक है? तीस्ता नदी से लेकर आपके ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी कि चार नदियों के बीच में ये चार हिमालय है। जो कश्मीर हिमालय है, इसको पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये नदियाँ आपको ध्यान रखनी है कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कुमायूं हिमालय में क है, तो काली में भी क है। ठीक है, पहले आपकी जो नदियाँ हैं, वो नदियों का आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं आपके नक्शा बना देता हूँ यहाँ पर। ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे पे आप जाओगे तो इस तरह से आप निकलोगे। तो यहाँ पर आपकी ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद में आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी के बाद में आपकी काली नदी है, काली नदी के बाद में आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है, सिंधु के बाद में सतलज नदी है, सतलज के बाद में काली नदी है, काली नदी के बाद में आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है। इनके बीच में जो ये वाला भाग है आपके पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, इसके बाद में कुमायूं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय। नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग से सबसे लंबा है, सबसे लंबा। आपको इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। ये नदियों के बीच में इसको अभी अलग अलग विभागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखती है। जो आपका नेपाली हिमालय है, तो नेपाली हिमालय की चौड़ाई सबसे कम मिलती है, लेकिन पहला सबसे लंबा है। ठीक है, अब आपका दूसरा भाग पढ़ते हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो आज के लिए मैं मानता हूँ कि आज इतना ही, क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो इसको आज कल ख़त्म कर देंगे। उत्तरी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो अपने जो भाग है तो वो आप कल वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ आप भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल की बात करें तो आपका भौगोलिक विभाग यानी जो भारत का भूगोल है, फर्स्ट वाला भूभाग ही आपका सबसे बड़ा है। ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, तो पूरा इससे संबंधित आपके है। अगर फिर भी कुछ भी समझ नहीं आया हिमालय के बारे में, भारत के बारे में, तो फिर हमें उसको फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कल इसको जो भारत के जो बचे हुए जो भूभाग है उनको अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।